नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। साइंस का कंपाइलेशन वीडियो एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। अभी कुछ दिनों पहले हिंदी माध्यम में इसे दिया था और ये इंग्लिश वर्जन है। हिंदी माध्यम वाले उस पापा वीडियो में आपने डिमांड की थी, बहुत भारी मात्रा में आपने डिमांड की थी कि इसका इंग्लिश वर्जन क्यों नहीं दिया, वो भी दिया जाए। अब एग्जाम एकदम सिर पे आ गया है तो वो ज़रूरी है कि हर माध्यम के अभ्यर्थी का ध्यान रखा जाए। तो बिल्कुल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जितने भी फ्री इनिशिएटिव चलाए जाते रहे हैं या आगे भी चलाए जाएंगे, उसमें ये ज़रूर ध्यान रखा जाएगा कि आप दोनों ही माध्यम के अभ्यर्थी संतुष्ट हो पाएँ। तो इसीलिए जितने भी सब्जेक्ट के आप पापा वीडियो देखेंगे उनकी दोनों ही भाषाएं उपलब्ध होंगी, मतलब वो हिंदी में भी दिया जाएगा अलग से और अंग्रेजी वाला अलग से। तो यहाँ इंग्लिश वर्जन में हम आगे चलते हैं और आगे की काम की बातों को करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जो पीडीएफ आप यहाँ देखने वाले हैं और उसके आधार पर रिकॉर्ड किया गया लेक्चर सुनने और समझने वाले हैं, तो वो पीडीएफ आपको मिल जाए ताकि आप लेक्चर को सुने और उसके बाद अपना जो पीडीएफ आप अपने पास स्टोर करके रखे हुए हैं उससे रिवीजन कर पाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करें, जहाँ पे न सिर्फ आपको हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट गाइडेंस के साथ दिया जाएगा, बल्कि आपके हर एक डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। तो वो एक तरह से वन स्टॉप डेस्टिनेशन का काम करते हैं, यानी आपको अन्यत्र कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसी अच्छी चीज़ को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ नंबर दिए हैं, आप इन पर फ़ोन करके संपर्क करके प्रक्रिया पूछ सकते हैं। ये सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो असली बात यहाँ से शुरू होती है। हम स्टडी करने जा रहे हैं साइंस की। साइंस जो है वो एक स्पेशल नॉलेज है, कहते हैं ना कि ये विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। तो ये स्पेशल नॉलेज क्यों कहा गया? बाकी जो नॉलेज है क्या वो फीके हो जाते हैं या बेकार हैं? ऐसा नहीं है। स्पेशल ये इस मायने में है क्योंकि हम इसे एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं और सीक्वेंस अगर कहीं से ब्रेक कर गया, बीच से टूट गया, तो वहाँ से चीज़ें बिखर जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चेन है, उसकी बहुत सारी कड़ियाँ होती हैं, उसमें से आप एक को तोड़ लीजिए तो पूरी जो जंजीर है, पूरी जो चेन है वो खराब हो जाती। तो वैसे ही साइंस में चलता है। बीच से अगर आपने कोई फिनोमिना मिस कर दिया, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस मायने में ये खास है। दूसरा ये है कि ये एक सिस्टमेटिक वे में चलता है, सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, मतलब उसमें जो पहले से चीज़ें फिक्स हैं उसी क्रम में आपको पढ़नी होती है, अदरवाइज वो समझ में नहीं आएगा, फिर रटना पड़ेगा और रटना जो है वो असंभव काम है। आप कितना रटिएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको चीज़ें समझ में आए, ना कि रटनी पड़े। शुरुआत हम फिजिक्स से कर रहे हैं और हमेशा ऐसे ही होता है। जब आप साइंस पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो पहले पाला पड़ता है भौतिक विज्ञान से, भौतिकी से, यानी फिजिक्स से, जो कि खुद ही नेचर है। तो क्यों ये नौबत आती है कि हम फिजिक्स से ही शुरू करें? कुछ लोगों को ये उबाऊ लगता है, लोग चाहते हैं कि बायो में जंप कर जाएं या केमिस्ट्री में चले जाएं। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों किताबों में पहले भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को पहले दिया जाता है? वजह यह है कि शुरुआत यहीं से होती है, ओरिजिन यही है, तो ओरिजिन से ही शुरू करेंगे ना। और ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? शुरुआत होती है एनर्जी और मैटर से, और ये दो चीज़ें जो हैं यही पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करती हैं, हर एक चीज़ को बनाती हैं। एनर्जी और मैटर का ही आपस में इंटरेक्शन होता है, तो उससे बनते हैं एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियस इत्यादि, मतलब छोटे से लेकर बड़े तक। और फिर उनका आपस में तालमेल बैठता है, आपस में संयोजन होता है, तो उससे क्या होता है? एलिमेंट बनते हैं, सबस्टेंसेस बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। फिर उनकी जो बॉन्डिंग है वो चालू होती है, फिर उससे तरह तरह के नए जो सबस्टेंसेस हैं वो तैयार होते हैं। फिर ऐसे ही करके सेल डेवलप होती हैं। सेल जो है वो कई सारी बन जाती है, तो उससे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, कई सारे ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। फिर ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो उनसे पूरा उनकी जो पॉपुलेशन और कम्युनिटी है वो तैयार होती है, पूरा इकोसिस्टम जनरेट होता है ना। तो इसमें मूल रूप से काम करने वाली दो ही चीज़ें, एक तो है एनर्जी और दूसरी है मैटर। मैटर जो है वो पहले से उपस्थित है और एनर्जी हमें मूल रूप से अर्थ पे अगर देखा जाए या बाकी प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में है उसकी अगर बात करें, तो जो एनर्जी प्राप्त होती है वो सोलर रेडिएशन होता है। जैसे आप किसी फूड चेन को ही ले लीजिए, उसमें शुरुआत कहाँ से होती है? सोलर रेडिएशन से ही तो होता है। उसका कुछ हिस्सा, मतलब थोड़ा सा जो अमाउंट है, 2% से लेकर 10% के बीच में, इतना ही अमाउंट जो है वो ग्रीन प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसी के मदद से फोटोसिंथेसिस का काम कंप्लीट करते हैं। प्लांट के साइज पर डिपेंड करता है कि वो कितना सोलर रेडिएशन जो है उसको इस्तेमाल कर पाएंगे।
बाकी बर्बाद हो जाता है। बर्बाद का मतलब यह है कि उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। एनर्जी को हम न तो क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। तो कुल मिलाकर ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये इसे एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस करके, केमिकल एनर्जी के रूप में अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। फिर उसी का इस्तेमाल आगे वाले जो ट्रॉपिक लेवल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो करते हैं। जैसे जो पहला प्राइमरी कंज्यूमर की रेंज होती है तो वो लोग क्या करते हैं, इन हरे पौधों को खा लेते हैं, उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। फिर उनको खाने वाले जो बाकी मांसाहारी हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो वो आगे जो सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर हैं उस तरह के ट्रॉपिक लेवल में होते हैं। तो 10% के हिसाब से एनर्जी आगे शिफ्ट होती जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शुरुआत होती है फिजिक्स से, उसके बाद उसके क्रम में आती है केमिस्ट्री और अंत में आती है बायो। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये कहा गया कि भौतिकी जो है ये संस्कृत इक्विवेलेंट है और इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। साथ में ये भी बताया गया कि ये जो डिसिप्लिन यानी फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, इसकी डिफिनीशन, इसे डिफाइन करना ना तो पॉसिबल है और ना ही नेसेसरी, दोनों बातें हैं। अगर ऐसा होता है कि नेसेसरी नहीं है तो तब भी हम ये देखते हैं कि क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये ना तो पॉसिबल है, आप संभव नहीं है इसको कि डिफाइन कर सकें। ये इतनी बड़ी चीज़ है ना, मतलब इतना विस्तार इसका है कि इसकी डिफिनीशन या इसे एक डिफिनीशन में बांध पाना ये संभव नहीं। लेकिन हाँ, एक डिफिनीशन हमें एक घिसी हुई चाहिए थी, मतलब किताब में लिखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उसके आधार पर देखिए कि वी कैन ब्रॉडली डिस्क्राइब फिजिक्स एज अ स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। मतलब फिजिक्स असल में क्या है, लोगों के मन में इतने के बाद भी जिज्ञासा नहीं शांत होती है। ये जब ये बता दिया गया कि पॉसिबल और नेसेसरी नहीं है, तब भी लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक डिफिनीशन तो रहे, मतलब डिफिनीशन असल में है क्या। तो यहाँ ये बताया गया कि जितने भी नेचुरल लॉज हैं यानी बेसिक लॉ ऑफ नेचर हैं, उनको अगर हम इकट्ठा कर लें और उनके फिनोमिना पे तरह तरह के प्रयोग करें, उनका एप्लीकेशन देखें, तो वही चीज़ बताई गई कि नेचुरल लॉज जितने भी हैं और उनका मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना में, उसको हम कंबाइन कर लें, एक साथ अगर देखें तो वही है फिजिक्स, वही है नेचर। तो ये तो हमने बैकग्राउंड देखा। अब बैकग्राउंड के बाद असली बात पर चलते हैं, जो कि है यूनिट मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट साथ में। क्योंकि मेजरमेंट जब आप करिएगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। मतलब जैसे मान लीजिए आप लेंथ का मेजरमेंट करने वाले हैं, लेंथ को मेजर करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको कोई यंत्र यानी कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी। साथ में कुछ इन्वेंशंस जो है उन्हें भी देखते चलेंगे, क्योंकि साइंस है तो इन्वेंशन साथ में चलेंगी। यूनिट की डिफिनीशन क्या हो सकती है? तो यूनिट की अगर बात करते हैं तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ध्यान दीजिएगा, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है, मतलब पूरी दुनिया इनको स्वीकार करती है, कोई एक देश नहीं। रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट, इसमें एक स्टैंडर्ड लिया जाता है, रेफरेंस के तौर पे एक स्टैंडर्ड लिया जाता है और उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे लोग उसे स्वीकार करते हैं कि यही मानक है और इसी के आधार पे तय होंगी यूनिट। परिणाम क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस बाय अ नंबर। जैसे आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, मीज़र कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम एक नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, उसका हमें एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो प्राप्त होता है और उसके साथ साथ हम एक चीज़ और लिखते हैं जो कि होती है उसकी पहचान यानी उसकी यूनिट। तो ये तो यूनिट की डिफिनीशन हो गई। लेकिन अभी इसके जो प्रकार है उसको देखना आवश्यक है। तो फंडामेंटल यूनिट और डेराइव यूनिट क्या होती है, हालांकि आप जानते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ एक बार देख लेते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो है इनकी डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से है कि द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। ये क्या होती है? बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, मतलब ये हैं, इनको बनाया नहीं गया। तो बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। मतलब जो फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ हैं उन्हीं की जो यूनिट है उनको फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। सीधी डिफिनीशन है ये, तो एकदम इसमें कोई घुमाव नहीं। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस एज कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस क्वांटिटीज़, बेस यूनिट्स। मतलब ये है ना कि अदर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी अगर आप यूनिट डिराइव करना चाहते हैं, अब यहाँ एक शब्द आया है डिराइव, तो वो डिराइव क्या है वो आगे हम देखेंगे। तो अगर आप उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसमें आपको करना ये होगा कि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं या बेस यूनिट हैं, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट है उनको आपस में मिलाना होगा, उनका कॉम्बिनेशन तैयार करना होगा और उसी के आधार पे आप इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसमें आप मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये कुल मिलाकर 7 हैं। कितनी हैं और कैसी हैं वो हम आगे देखेंगे। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड जो है ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। MKS सिस्टम को आप देखते हैं, SI सिस्टम को देखते हैं। डिराइव यूनिट क्या है? तो इसमें आप देख रहे हैं द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट्स। जो बेस यूनिट है उनका क्या करते हैं हम? कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं और उनके सहारे इसे एक्सप्रेस करते हैं। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ करना पड़ता है डेरिवेशन, और डेरिवेशन किया जाता है, इस वजह से इन्हें कहा जाता है डेराइव यूनिट।
सच यूनिट्स ऑब्टेन फॉर द डेराइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव यूनिट, मतलब जो क्वांटिटीज़ हैं वो खुद ही डेराइव्ड हैं, तो उनसे जो प्राप्त होने वाली यूनिट है वो क्या होंगे, डेराइव्ड यूनिट होंगी। अ कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स बोथ द बेस यूनिट एंड डेराइव यूनिट्स, मतलब पूरा एक सेट तैयार हो जाता है ना, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ हैं और उसके साथ ये डेराइव क्वांटिटीज़ और डेराइव यूनिट जो हैं ये जुड़ जाती हैं, तो पूरा एक सिस्टम जनरेट होता है और इस सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पर कुछ डेराइव यूनिट्स जो हैं उनके नाम दिए हुए हैं, हालांकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे कि यूनिट ऑफ एरिया, वॉल्यूम, यूनिट ऑफ डेंसिटी, स्पीड, पावर, वर्क, फोर्स, एनर्जी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एक्सेट्रा। वैसे आप मोटे तौर पे समझना चाहें तो फंडामेंटल यूनिट्स जितनी हैं कुल मिलाकर 7 हैं, उनको अगर हम निकाल देते हैं तो बाकी जो कुछ बचता है वो सब डेराइव्ड है ना। तो आइए देखते हैं ये 7 प्रकार की फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं। यहाँ टेबल बनी हुई है और इस टेबल को आपने अपने स्कूली दिनों में बहुत देखा होगा, है ना। तो यहाँ आप देखें ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, मतलब राशियाँ जो हैं उनके यूनिट्स के नाम दिए हुए हैं और उनका सिंबल दिया हुआ है। तो लेंथ जो है ये पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसके लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है मीटर। एसआई सिस्टम में भी इसे मीटर ही कहा जाता है और जो एमकेएस सिस्टम है उसमें भी मीटर ही कहते हैं। मीटर को हम लोग कैपिटल यम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यम इसका सिंबल होता है। इसके बाद नंबर आता है मास का, ठीक है, जो कि हमेशा स्टेबल होता है। तो मास के लिए हम लोग किलोग्राम नाम की जो यूनिट है उसका इस्तेमाल करते हैं और इसको केजी से डिनोट करते हैं, जिसमें के जो है वो कैपिटल होता है, जी आपका स्मॉल लेटर का होता है। इसके बाद नंबर आता है टाइम का, जिसे कि हम सेकंड में दर्शाते हैं और इसके लिए स्मॉल यस सिंबल का इस्तेमाल होता है, कैपिटल यस नहीं, स्मॉल, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे है ना, एम्पियर में इसको व्यक्त किया जाता है, कैपिटल ए इसका सिंबल होता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है ये आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन। केल्विन असल में एक साइंटिस्ट का नाम था। कैपिटल के से इसको डिनोट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जो है इसको मोल से व्यक्त करते हैं और मोल के लिए जो सिंबल होता है वो होता है MOL और तीनों ही लेटर जो है वो स्मॉल है। इसके बाद नंबर आता है सबसे अंतिम वाली फंडामेंटल क्वांटिटी का, जो कि है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो है कैंडेला। कैंडेला को रिप्रेजेंट किया जाता है CD से और C और D दोनों इसमें स्मॉल लेटर के होते हैं। यही मुख्य है और इन्हीं से सब कुछ बना हुआ है। जैसे फिजिक्स में हमने देखा कि एनर्जी और मैटर से सब बना है, तो वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं ये हैं तो 7, लेकिन ये बाकियों को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल या ये कहा जाए कि कंपलसरी इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ आप देखें जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनका काम तो हो गया, इनकी संख्या 7 थी तो इनकी जो यूनिट है मतलब क्वांटिटीज़ जो है उनकी संख्या 7 थी तो यूनिट जो है उनकी भी संख्या 7 हुई, ये सीधी बात है। इसके बाद 2 जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, इनको भी देख लेते हैं। तो एक तो है रेडियन और दूसरी है स्टेरेडियन, मतलब ये यूनिट की बात हो रही है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी पहली वाली जो है ना वो प्लेन एंगल है और प्लेन एंगल के लिए जो फंडामेंटल यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये डेराइव नहीं है, ये भी फंडामेंटल है। तो प्लेन एंगल के लिए, प्लेन एंगल्स जितने भी होते हैं तो उनके लिए जो फंडामेंटल यूनिट इस्तेमाल होती है वो होती है रेडियन और इसके लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो होता है RAD। तीनों ही जो है वो स्मॉल लेटर के हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखने का अपना एक तरीका होता है। इसके बाद सॉलिड एंगल्स हैं तो इनके लिए स्टेरेडियन ये आपकी यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है। SR से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही स्मॉल लेटर के रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। हमने फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट्स की तो बात कर ली, लेकिन यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो अगर हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के दृष्टिकोण से देखें, हम ये देखें कि किस में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, किस में नहीं होती है, मैग्नीट्यूड कहाँ पर ज़रूरी होता है, वो तो सभी जगह ज़रूरी होता है ना। तो इस तरीके से अगर भेदभाव करना चाहें, डिफरेंस करना चाहें, तो हम देखेंगे कि ये 2 प्रकार में बढ़ जाती है। पहली तो होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की डिफिनीशन आप जगजाहिर है जानते भी हैं, वही चीज़ यहाँ भी दी हुई है। कहा गया कि अ स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब सिर्फ आप इसे एक नंबर और उस नंबर यानी जो उसका मैग्नीट्यूड है और इसकी जो यूनिट है उसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो डिफिनीशन यहाँ मोटे मोटे अक्षरों में दिखाई गई है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली नॉट डायरेक्शंस आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो ये आसान होता है इनको रिप्रेजेंट करना, इसमें किसी डायरेक्शन वगैरह की झंझट नहीं होती है, दिशा आपको नहीं खोजनी पड़ती है कि वो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, उसका रिजल्टेंट क्या है, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना पड़ता है। ओवरऑल आपको मेजर कर लेना होता है, आपको इसकी जो वैल्यू है वो पता लग जाती है। तो ऐसी होती हैं अच्छी वाली स्केलर क्वांटिटीज़। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये इतना ही नहीं है, ETC में बहुत पूरा खजाना छिपा हुआ है, मतलब इनकी तादाद अच्छी खासी है।
तो आपको अनिवार्य रूप से कम एग्जाम में जितनी पूछी गई स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है उतने का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ देखें स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन सी आती हैं। तो लेंथ जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पर्याप्त होता है, आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। डेंसिटी जो है वो भी इसी प्रकार का है। वॉल्यूम भी आपकी स्केलर क्वांटिटी ही है। एरिया, वर्क, डिस्टेंस, मास, स्पीड, टाइम, पावर, एनर्जी, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जितने भी प्रकार का पोटेंशियल है वो सब, और इस तरह की बहुत सारी भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ की रेंज में आती हैं, उसमें मैग्नीट्यूड ही पर्याप्त होता है। अब नंबर आता है वेक्टर क्वांटिटीज़ का। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है वो थोड़ी टेढ़ी टाइप की होती है, ये स्केलर की तरह से सीधी सादी नहीं होती। इसमें चाहिए होती है डायरेक्शन और साथ में आपको निकालना पड़ता है रिजल्टेंट। इसीलिए कहा गया कि अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। और साथ में ये भी बताया गया कि एंड ओबेज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड इक्विवेलेंटली द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब यहाँ पर हमने एक चर्चा की कि इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। पूरी जो क्वांटिटी है या पूरी जो यूनिट है उसमें जब डेरिवेशन आप करते हैं तो अंत में क्या होता है, रिजल्टेंट आपको चाहिए होता है कि कुल कितना, उसको जब आप मीज़र करने लगते हैं ना तो कुल कितना मान आएगा, कुल कितनी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपको प्राप्त होगी। तो उसके लिए आप देखेंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है वो वहाँ पर काम करता है, उसको ये पूरी तरह से फॉलो करती हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए होती है। एग्जांपल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो डिस्टेंस जो है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती और ना कभी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है कुछ खास स्थितियों में और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो रहेगा ही, है ना। तो कैसे वो ज़ीरो हो सकता है, कैसे नेगेटिव हो सकता है, वो हम देखेंगे आगे जब इनकी डिफिनीशन और इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो उसमें इन चीज़ों को समझेंगे। इसी प्रकार से एसिलरेशन जो है ना वो भी एक स्केलर, माफ कीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम भी उसी प्रकार का है, वेलोसिटी भी है, लीनियर मोमेंटम हो, एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे जितने प्रकार का मोमेंटम हो वो सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क जो होता है वो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। तो कुछ स्केलर और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ को हमने देखा, हालांकि इनकी संख्या सिर्फ इतनी नहीं है। ईटीसी का मतलब है कि इनकी संख्या आगे बहुत ज़्यादा है, ढेर सारी मात्रा है, तो कुछ का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात हो रही है। चूँकि यूनिट की चर्चा हमने शुरुआत नहीं कर ली तो मेजरमेंट का काम तो हम लोग शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब ये देखेंगे कि अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको मेज़र करने के लिए हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ की अगर बात करें तो उसमें 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। सबसे पहले तो कुछ छोटी लंबाइयों की बात है। छोटी का मतलब इतनी भी छोटी नहीं, जैसे कि मीटर स्केल की रेंज में आने वाली जितनी भी लेंथ है। तो मीटर स्केल की अपनी एक लिमिट होती है। ये ऐसा नहीं है कि बेहिसाब दूरी आप इसमें ले लीजिए और उसको आप मेज़र कर लीजिए, उसका मेजरमेंट कर लीजिए और न्यूमेरिकल वैल्यू आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी जो रेंज है ना वो 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻² मीटर के बीच की होती है। इसी रेंज में ये एक्यूरेसी के साथ नाप सकती है। इसके बाहर अगर चला जाएगा, मतलब या तो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो दोनों ही स्थितियों में मीटर स्केल जो है वो काम नहीं करती। 10⁻³ का मतलब समझ रहे हैं। ये -3 जो है इसको आप पॉजिटिव बनाना चाहें तो इसको डिनोमिनेटर में लेते जाइए, तो 1/10⁻³ यानी 1 में आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, और जो छोटी सी राशि आपको प्राप्त होगी उतने मीटर से ये नापना शुरू करती है और 100 मीटर तक नाप लेती है। तो ये मीटर स्केल की अपनी रेंज है। इसके बाद वर्नियर कैलिपर्स को देखते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स जो है वो और छोटी लंबाइयों को, और छोटी जो लेंथ होती है उनको मेज़र करने के लिए, एक्यूरेसी के साथ मेज़र करने के लिए काम आता है। लैब में आपने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। सिक्के की मोटाई और माफ़ कीजिएगा सिक्के का जो डायमीटर है और रेडियस है वो सब आपने इससे नापी होंगी, है ना। तो इस तरह की छोटी चीज़ों में ये एक्यूरेसी के साथ काम करता है। तो इसकी भी अपनी एक लिमिट होती है। 10⁻⁻4 मीटर की जो रेंज है वहाँ तक ये पूरी अच्छी तरह से वर्क करता है। वर्नियर कैलिपर्स का ये हमने देखा। इसके बाद नंबर आता है स्क्रू गेज का। अगर लंबाई और कम हो जाए तो उस कंडीशन में स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो लेंथ का मेजरमेंट होता है उसकी लिमिट होती है लेस, यहाँ देख रहे हैं आप, एज लेस एज टू 10⁻⁻5 मीटर। 10⁻⁻5 मीटर की जो रेंज है वहाँ तक ये एक्यूरेसी के साथ मेज़र कर सकता है। तो ये तो हमने छोटी लेंथ की बात की। अगर लंबाइयाँ बहुत बड़ी हो जाएं, डिस्टेंस जो है वो बहुत लंबी हो जाए, तब क्या होगा। तो यहाँ ये बताया गया कि लार्ज डिस्टेंसेज सच एज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और ए स्टार फ्रॉम अर्थ कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली विथ अ मीटर स्केल।
सीधी बात है, ये तो व्यवहारिक चीज़ है कि आप अगर सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को मीज़र करना चाहते हैं या दो गैलेक्सी, दो स्टार के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मीज़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो स्पेस है वहाँ पे स्केल लेकर तो जाएंगे नहीं। मीटर स्केल वहाँ काम नहीं करेगी और न ही इसमें से कोई और इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम करेगा, है ना। तो उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये जो मेथड है इसको पैरेलैक्स मेथड कहा जाता है। और पैरेलैक्स मेथड जो है ये काफ़ी पुराना तरीका है। मतलब पुराने का तात्पर्य ये है कि जब से मेजरमेंट की शुरुआत हुई है, तो बड़ी दूरियों को नापने के लिए हमने इसे बतौर प्रयोग के तौर पे लिया है। तो पैरेलैक्स मेथड जो है ये इंपॉर्टेंट मेथड है और इस तरह के कई सारे तरीके हैं, सिर्फ यही नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा प्रचलित है। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं जो लंबी दूरियां होती हैं, बड़ी दूरियां होती हैं, उसको नापने के लिए। लेंथ की हमने बात कर ली, लेंथ का मेजरमेंट छोटे स्तर पर भी कर लिया और बड़े स्तर पर भी कर लिया। अब इसके बाद हम मास को मेजर करेंगे, मास का मेजरमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे डिफाइन करेंगे। मास है क्या ये आपको जब तक मालूम नहीं होगा, अभी आपने एनर्जी और मैटर को ऊपर सुना है, तो मास असल में क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या है? ये मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है। मैटर खुद ही एक बेस है और उसकी ये बेसिक प्रॉपर्टी है, यानी ये निहायत ही स्थिर चीज़ होती है। और इसीलिए कहा गया कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका एक निश्चित मास है, उसको आप स्पेस में कहीं भी ले जाइए, चाहे जहाँ रख दीजिए, और उस पर आप चाहे जितना टेम्परेचर अप्लाई कर दीजिए या जितना टेम्परेचर चाहे डिक्रीज कर दीजिए, प्रेशर जितना चाहे उतना डाल दीजिए, लेकिन उसका मास जो है वो चेंज नहीं होगा। उसकी बाकी चीज़ें बदल सकती हैं, क्या क्या बदलेगा वो सब आप आगे देखेंगे क्रम से, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हमेशा स्थिर बना रहेगा। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है और एमकेएस सिस्टम में भी इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। इसको केजी से डिनोट किया जाता है। वो चीज़ हमने पीछे टेबुलर फॉर्म में देखी थी। यहाँ ये कहा गया कि द प्रोटोटाइप्स ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम सप्लाइड बाय द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर्स, जिसे कि शॉर्टकट में कहा जाता है BIPM, आर अवेलेबल इन मेनी अदर लेबोरेटरीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो अलग अलग देशों की जो लैब है वहाँ पे इसे स्टैंडर्ड को, जो इसका स्टैंडर्ड है उसको रखा गया है। भारत में कहाँ पे है ये जानना आवश्यक है, अपने देश की सूचना होनी चाहिए ना। तो इंडिया में ये अवेलेबल है नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में एक लैब है जिसका नाम है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL, वहाँ पर इसे रखा गया है। तो ये किलोग्राम के लिए स्टैंडर्ड का काम करता है। अब इसके बाद हम टाइम का मेजरमेंट कर लेते हैं। हमने मास का मेजरमेंट कर लिया, हमने देखा कि इसके लिए जो प्रामाणिक पैमाना है, प्रामाणिक स्केल है, उसको हम किलोग्राम में रखते हैं। इसकी यूनिट जो है वो MKS और SI में किलोग्राम होती है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को अगर आपको मेजर करना है तो कम से कम एक घड़ी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो क्लॉक इसके लिए कंपलसरी होती है। और यहाँ देखें आप कि टू मेजर एनी टाइम इंटरवल, कोई भी टाइम इंटरवल अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगी क्लॉक। और इसीलिए उसी के आधार पर डिफिनीशन भी गढ़ दी गई है। कहा गया कि वी नाउ यूज एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, ठीक है, एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम विच इज, यहाँ आप देखें, विच इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन अ सीजियम एटम। सीजियम 133 जो है उसका एटम, उसके अंदर जितना वाइब्रेशन होता है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं और उसको 1 सेकेंड के तुल्य बताते हैं, ठीक है। यही सेकेंड की डिफिनीशन होती है और ऐसे ही हम टाइम को मेजर करते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ सीजियम क्लॉक, सम टाइम कॉल्ड एटॉमिक क्लॉक। यही जो सीजियम क्लॉक है, सीजियम 133 का यहाँ पे एटम जो है वो वाइब्रेट कर रहा होता है, तो इस वजह से इसको कभी कभी एटॉमिक क्लॉक भी कह दिया जाता है। लेकिन इसमें जो एटम होता है वो असल में सीजियम का होता है। सच स्टैंडर्ड आर अवेलेबल इन मेनी लेबोरेटरीज। तो ये जितने भी आप यहाँ पे मेजरमेंट के तरीके देख रहे हैं ना, तो इनके स्टैंडर्ड जो है वो हर लैब में, जितनी भी बड़ी लैब हैं और जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं वहाँ पे अवेलेबल है। ये आपने देखा मेजरमेंट ऑफ टाइम को। आगे बढ़ चलते हैं। अब यहाँ पे जो टेबल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले हम देखेंगे यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ, और उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट जो डिस्टेंस की है उसको भी देखेंगे, लार्जेस्ट जो है उसको भी देखेंगे। तो पहले देखिए एक सामान्य तरीके से, यहाँ ये कहा गया कि 1 किलोमीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 मीटर के, ये तो आप जानते हैं, है ना। और 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होता है? 10⁻⁻² मीटर के। उल्टा कर दीजिए तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, सीधे सीधे। इसके बाद 1 माइल इज इक्वल टू 1.60934 किलोमीटर, या अप्रॉक्सीमेट आप इसको कह सकते हैं 1.6 किलोमीटर, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट इसलिए क्योंकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, आप आसानी से उसे याद कर सकें, क्योंकि दशमलव के बाद इतने अंक जो हैं वो याद नहीं होंगे, आराम से नहीं याद होंगे। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू
1 पॉइंट यहाँ आप देखें 1.936 यार्ड, या फिर आप इसको कन्वर्ट कर लें फिट में तो 3.281 फिट के ये इक्वल होगा, या आप इसे इंच में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 39.37 इंच के इक्वल होगा। तो आप मीटर को जिसमें चाहें उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें से कई तरह से आपको दिया हुआ है, चाहे यार्ड में आप कन्वर्ट करिए, फिट में करिए या फिर इंच में करिए, जैसा आयोग पूछे। इसके बाद 1 माइक्रॉन, और हाँ माइक्रॉन को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो म्यू आप देख रहे हैं ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, और ऐसे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ग्रीक लैंग्वेज में, उसमें आप देखते हैं ऐसे बहुत सारे सिंबल आते हैं जिन्हें कि फिजिक्स में या साइंटिफिक टर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो म्यू है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, जीटा, लैम्डा, ईटा, इस तरह के बहुत सारे सिंबल आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो म्यू आप देख रहे हैं ये माइक्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर में मतलब सीजीएस सिस्टम में अगर इसे आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, और अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻6 मीटर के ये इक्वल होता है। ये बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप टेबल में देखें तो कहा गया कि 1 इंच जो है वो इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर के, और 1 फिट जो है वो इक्वल होता है 12 इंचेस के। इसके बाद अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 30.48 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, और 3 फीट इज इक्वल टू 91.44 सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्जन है। इसके बाद नंबर आता है नॉटिकल माइल का। समुद्र में दूरियां नापने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉटिकल माइल जो है ये किलोमीटर में अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं तो 1.852 किलोमीटर के ये इक्वल होता है। इधर छोटे वालों को भी साथ में देखते चलते हैं। तो 1 नैनोमीटर आप देख रहे हैं ये सबसे शुरुआत में। अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं, तो नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। यहाँ जो ये संख्या आप देख रहे हैं ना, नंबर देख रहे हैं पावर के रूप में, वो जितना ज़्यादा रहेगा नेगेटिव में उतना ही इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अगर पॉजिटिव में उतना ज़्यादा होता है तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। नेगेटिव में उतना होने का मतलब है कि 1/10⁻7, मतलब 10⁻7 जो है इससे आपको डिवाइड करना है, इससे आपको डिवीज़न करना है 1 में, और जो प्राप्त होगा वो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। तो काफ़ी कम आएगी, आप जानते ही हैं। तो ये छोटी सी राशि है। और अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तब तो ये और छोटा हो जाएगा। 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है 1 नैनोमीटर। इसी प्रकार से एंगस्ट्रॉम जो कि एटॉमिक रेडियस इत्यादि को मेज़र करने के लिए काम आता है, तो इसमें 1 एंगस्ट्रॉम जिसे कि ए के ऊपर ऐसे एक जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कैपिटल ए के ऊपर एक हल्का सा जीरो लगाते हैं और ये बन जाता है एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻10 मीटर के ये इक्वल होता है। 1 फर्मी जो है वो और छोटा है, ये 10⁻13 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और नहीं तो मीटर में और छोटा हो जाएगा तो 10⁻15 की कोटि में चला जाएगा। ये हमने देखा। अभी बड़े वालों को देख लेते हैं एक बार फिर से। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की चर्चा हो रही है, तो पहले तो ये बताया गया कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य से पृथ्वी के बीच की जितनी डिस्टेंस है उसी को हम मेजर कर लेते हैं और उसको हम मान लेते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल। अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मीटर कितने होते हैं, तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। आप खुद देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ से प्राप्त होगी, मतलब इतनी ज़्यादा दूरी है, और ये एक AMU के बराबर होता है। यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप देख रहे हैं इसे आप देखें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है। AMU का मतलब तो एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा, जो कि केमिस्ट्री में घुस जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम लोग AU से रिप्रेजेंट करते हैं, A फॉर एस्ट्रोनॉमिक और U फॉर यूनिट। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये असल में सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस होती है। होती कितनी है मीटर में, तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अच्छा, इसके बाद नंबर आता है लाइट ईयर का। तो लाइट ईयर जो है इसकी भी डिफिनीशन है, यहाँ डिफाइन कर दिया गया है, तो उसे आप देख लीजिए। अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन अ ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम में एक वर्ष के पूरे टाइम इंटरवल में लाइट जितना ट्रेवल करता है, मतलब जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको 1 लाइट ईयर के इक्वल माना जाता है। और ये असल में होती कितनी है, तो ये होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल, या इसी को अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है 10⁻16। कभी कभी ये पूरी राशि न देकर आपको सिर्फ 10⁻16 दिया रहेगा, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। 9.46 जो है उसको नियर अबाउट 10 मान लिया गया, मतलब उसको मान लिया गया कि वो लगभग 10 के बराबर है। तो आप 10⁻15 यहाँ देख रहे हैं और इसको पूरा नियर अबाउट 10 मान लिया, तो 10 में 10⁻15 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे का जो बेस है वो इक्वल है, तो ऊपर जो पावर होती है वो आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 10⁻16 मीटर के ये इक्वल हो जाएगा। तो वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्टली ये है।
साथ में एंगस्ट्रॉम को यहाँ एक बार फिर से दिया है, लेकिन एंगस्ट्रॉम को मीटर सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट किया है, बल्कि यहाँ बताया गया है कि नैनोमीटर में इसकी वैल्यू क्या होती है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, ये नैनोमीटर में कन्वर्ट किया गया है, तो इससे आप छोटी जो यूनिट है उसमें भी बदल सकते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है पार्सेक का, और ये लार्जेस्ट यूनिट है मेजरमेंट के लिए, मतलब डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए ये सबसे बड़ी जो यूनिट है उसके तौर पे देखी जाती है। और ये बराबर कितने होती है, तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के इक्वल होती है। और अगर इसे आप लाइट ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3.26 लाइट ईयर के ये इक्वल होगा। तो ये कितना बड़ा है आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि लाइट ईयर यहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा है ना। अब चलते हैं आगे, तो यहाँ आप देख रहे हैं एरिया की यूनिट को, यूनिट ऑफ एरिया 1 एकड़। अब 1 एकड़ जो है वो इक्वल होता है, यहाँ आप देखें, ठीक है, यहाँ से तो 1 एकड़ इज इक्वल टू 4840 स्क्वायर यार्ड। स्क्वायर जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम एरिया मेजरमेंट का काम कर रहे हैं। तो स्क्वायर यार्ड में ये कितने के बराबर हो जाएगा, 4840 के। और इसी को अगर आप स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 43,560 स्क्वायर फुट के ये इक्वल होगा। या फिर आप इसे स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 4046.94 स्क्वायर मीटर के ये इक्वल होगा। तो यहाँ आपने एकड़ को 3 तरीके से कन्वर्ट किया। इसके बाद 1 हेक्टेयर, तो अब आप एकड़ से स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर यार्ड में चेंज कर सकते हैं, फुट में बदल सकते हैं, स्क्वायर फुट में, स्क्वायर मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो अब सीधा हम एक काम करेंगे कि हेक्टेयर से एकड़ में चेंज करना सीख लेंगे। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.5 एकड़ अप्रॉक्सीमेट। अब यहाँ पे जो दशमलव के बाद की वैल्यू है उसको लिया नहीं गया है ज़्यादा दूर तक, 2.5 याद करने की सुविधा के लिए है और इतना याद हो जाएगा। तो 2.5 एकड़ के ये इक्वल होता है। और इसके बाद 1 स्क्वायर किलोमीटर जो है, अगर इसे आप हेक्टेयर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू 100 हेक्टेयर। और 1 स्क्वायर माइल जो है वो इक्वल होता है 2.6 स्क्वायर किलोमीटर के। या फिर आप हेक्टेयर में कन्वर्ट करते हैं तो 256 हेक्टेयर के इक्वल होगा, या एकड़ में कन्वर्ट करते हैं। अब काम आसान हो गया है, ऊपर के अगर आपको सिस्टम पता है तो आप नीचे वाला कन्वर्ट कर लेंगे। तो 632.58 एकड़ के ये इक्वल होता है। क्या चीज़ इक्वल होती है, 1 स्क्वायर माइल। तो ये एक क्रम से हमने देखा, सबसे शुरुआती देखा छोटा वाला, उसके बाद उससे बड़ा, उससे भी बड़ा और सबसे बड़ा। अब यूनिट ऑफ टाइम को देख लेते हैं। लेकिन समस्या ये है कि यूनिट ऑफ टाइम में ऊपर यूनिट ऑफ मास और यूनिट ऑफ वेट दे रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 ऑन्स को। टाइम वाला जो मामला है वो तो यहाँ से स्टार्ट होता है, लूनर मंथ, और इसके बाद आप देख रहे हैं सोलर मंथ, 1 ईयर। तो उसको हम देखेंगे, पहले इसको निपटा लेते हैं क्योंकि ये ऊपर ही दिया है और उसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो इधर आ गया है ना। तो इसको एक क्रम से पहले देख लेते हैं। तो 1 ऑन्स जो है वो इक्वल होता है 28.35 ग्राम के, और 1 पाउंड जो है वो इक्वल होता है 16 आउंस के। तो अगर आपको पाउंड को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप आराम से कर सकते हैं इसके सहारे। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, फुट पाउंड सेकेंड वाली जो पद्धति होती है, सिस्टम होता है FPS, चलन में बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन पैमाने उसके चलते हैं। तो यहाँ जो मेजरमेंट का स्केल है उसमें आप देखें तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.20 पाउंड, 205 पाउंड के इक्वल होता है। यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू दी है, 2.2 भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। इसे ज़रा साफ कर लेते हैं। अब देखिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.205 पाउंड। इसके बाद 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, है ना। और यहाँ चले आइए 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। क्विंटल के बाद जो और बड़ा है वो क्या है, मीट्रिक टन है। अब यहाँ छोटे वालों को देख लीजिए तो 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम, देखिए ये कितना छोटा है। मिलीग्राम को देख लेते हैं तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻6 ग्राम। 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू 10⁻9 ग्राम। और 1 फेम्टोग्राम इज इक्वल टू 10⁻15 ग्राम। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हमने देख लिया। अब यहाँ से यूनिट ऑफ टाइम को देखते हैं, यूनिट्स ऑफ टाइम को देखते हैं, क्योंकि अकेले यूनिट नहीं है, कई सारी। तो लूनर मंथ को पहले देख लीजिए। 1 लूनर मंथ, ये चंद्रमास जो है ये इक्वल होता है 4 हफ्तों के, 4 वीक्स के ये इक्वल होता है, या आप कह लीजिए कि 28 डेज के बराबर होता है। और इसके बाद आप देखें 1 सोलर मंथ, ये मतलब इसमें एक महीना जो है वो असल में 28 डेज का होता है, ये माना जाता है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं 30 या 31 डेज का इसमें एक महीना होता है, और जो फरवरी है वो 28 या 29 दिन की होती है, मतलब 28 या 29 डेज की होती है। हर 4 साल के अंतराल पे फरवरी 29 दिन की हो जाती है, आप जानते हैं। तो एक सोलर मंथ जो है वो बराबर होता है 30 या 31 दिनों वाले जो महीने हैं उनके। और उसके हिसाब से आप देखें, यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है ना कि एक महीना, मतलब जो सोलर मंथ है उसमें
कितने दिन होते हैं, यहाँ पे वर्ष की बात नहीं हो रही है। तो पीछे जो लूनर मंथ दिया था उसमें 4 हफ्ते होते हैं, और 4 हफ्तों को आप ऐसे अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ एक हफ्ते में 7 दिन हो गया, तो 4 7 28 दिन होते हैं। उस आधार पे आपने लूनर मंथ को कैलकुलेट किया। और जो सोलर मंथ है उसको अगर आप देखें तो 30 या 31 डेज होते हैं। आपने जो सामान्य जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीनों को देखा है उसमें कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, कुछ में 30 दिन होते हैं, तो उसके आधार पे। और फरवरी जो है वो या तो 28 की होगी या 29 की होगी। अब एक वर्ष जो होता है, यहाँ सोलर मंथ के आधार पे ही चलते हैं, तो एक वर्ष जो होता है वो 13 लूनर मंथ के बराबर होता है। और आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सोलर मंथ में यहाँ संख्या कितनी होगी। 13 लूनर मंथ दिया हुआ है और साथ में 1 डे दिया हुआ है। अगर इसे हम सोलर मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ कितनी बड़ी राशि या क्या चीज़ हमें प्राप्त होगा। इसके बाद 1 लीप ईयर, तो इसमें तो आप जानते ही हैं कि हर 4 साल के गैप पे आता है, और फरवरी इसमें 29 डेज की हो जाती है, तो एक दिन बढ़ जाता है, तो 200 इसमें 366 दिन हो जाते हैं टोटल 1 लीप ईयर में। ठीक है, तो 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। ये हमने कुछ यूनिट्स ऑफ टाइम को देखा। अब इसके बाद यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम को देख लेते हैं। तो वॉल्यूम में सबसे पहले आप देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1, यहाँ आप देख रहे हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूब सेंटीमीटर, या इसको आप गैलन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो गैलन में ये कितने के बराबर होगा, 0.2642 गैलन, मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 0.2642 गैलन। ठीक है, इसके बाद अब गैलन को आप लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 गैलन इज इक्वल टू 3.785 लीटर। ये वाला पूछा गया था यूपीपीसीएस में, प्रश्न ऐसे आते हैं और पूछे भी गए हैं पीछे। तो 1 बैरल इज इक्वल टू 158.9873 लीटर। लेकिन अगर आप एक बैरल को यूएस गैलन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यूएस गैलन में इसकी जो वैल्यू है वो 42 आएगी, मतलब 1 बैरल इज इक्वल टू 42 यूएस गैलन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है डिराइव्ड यूनिट की और फिजिकल क्वांटिटीज़ की। मतलब ये है कि फिजिकल क्वांटिटी पहले आपको टेबल में दी हुई है, बीच में लिखा हुआ है फार्मूला। ठीक है, यहाँ जो है ना ये क्वांटिटी दी हुई है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, और उसका जो फार्मूला है वो यहाँ दिया हुआ है, और फार्मूले के आधार पे आप यहाँ जो यूनिट है उसका डेरिवेशन करेंगे। मतलब आप अगर फार्मूला जानते हैं तो आप आराम से इसकी यूनिट को डिराइव कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं एरिया को, और एरिया का जो सामान्य एक फार्मूला होता है, वैसे तो हर शेप साइज में एरिया बदल जाता है, मतलब एरिया का जो फार्मूला है वो चेंज हो जाता है। आप अगर देखें तो सिलेंड्रिकल जो शेप है उसके एरिया के लिए आप अलग फार्मूला अप्लाई करेंगे, ट्रायंगुलर शेप है तो उसके लिए अलग जो फार्मूला है वो अप्लाई होगा, सर्कुलर है तो उसके लिए अलग। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन अगर देखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लंबाई में आप क्या कर रहे हैं, चौड़ाई से गुणा कर दे रहे हैं। तो यहाँ आप देखें कि दोनों ही डिस्टेंस ही है, चाहे लेंथ को आप लीजिए चाहे ब्रेथ को लीजिए, दोनों असल में क्या है, डिस्टेंस है, और दोनों के लिए मीटर ही जो यूनिट है वो इस्तेमाल होगी। तो यहाँ मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आप उसे मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर या फिर मीटर की पावर 2 लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ आपने क्या किया, फार्मूले के आधार पे यूनिट को डिराइव कर लिया, इसीलिए इनको डेरिवेशन से प्राप्त किया जाता है, तो कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट। इसके बाद नंबर आता है वॉल्यूम का। तो इसमें आप एक चीज़ और जोड़ देते हैं, हाइट को, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट ये आपस में मिल जाती है तो बनता है वॉल्यूम, मतलब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तीनों ही डिस्टेंस हैं, चाहे आप जिस भी डायरेक्शन में मेज़र करिए। तो मीटर में आप 3 बार आपस में गुणा कर दीजिए m का, तो मीटर की पावर 1, यहाँ आप देख रहे हैं m की पावर 1, m की पावर 1 और m की पावर 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने पर जो पावर है वो आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस इक्वल है सबका। तो मीटर की पावर 3 हो जाएगा, तो मीटर क्यूब इसको कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है डेंसिटी का। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम, मास का होता है किलोग्राम यूनिट, और वॉल्यूम का अभी अभी आपने डिराइव किया है, कितना आया है, मीटर क्यूब आया है, तो किग्रा पर मीटर क्यूब। अब इसमें एक अच्छा काम किया है कि ये जो मीटर क्यूब नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ था इसको शिफ्ट कर दिया है न्यूमरेटर में। तो नीचे ये था पॉजिटिव, m की पावर 3 था यानी प्लस था, आगे ऊपर ले गए तो ये -3 हो गया, तो अब आ गया किग्रा मीटर की पावर -3। तो इसमें देखकर घबराना नहीं है कि कोई नई यूनिट आ गई है, असल में क्या किया है कि उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में पहुंचा दिया गया है। इसी प्रकार से आप वेलोसिटी को देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसका फार्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक दूरी ही है, तो मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है, एसआई सिस्टम में। तो मीटर उसका हो गया यूनिट, और टाइम का होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड आप लिखें चाहे मीटर सेकंड इनवर्स लिखें। अब ये कहाँ से आ गया, तो मीटर बटे सेकंड था, मीटर पर सेकंड का यही मतलब है। सेकंड नीचे है, उसकी पावर 1 है जो कि दिखाई नहीं दे रही थी। जब आप इसे ऊपर ले गए तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि नीचे प्लस था। तो मीटर सेकंड की पावर -1, और वही जो -1 की पावर होती है उसी को इन्वर्स कहा जाता है। तो मीटर सेकंड इन्वर्स जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद अब वेलोसिटी की चर्चा हुई तो एक्सीलरेशन को तो आना ही है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो यहाँ आप देख रहे हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना ट्रायंगुलर ऐसे, ये डेल्टा है,
ये इसका कैपिटल फॉर्म है। इसका स्मॉल लेटर कैसा होता है, ऐसा छल्लेदार। तो यहाँ फिलहाल इसी से मतलब है। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ये परिवर्तन को दर्शाता है असल में। अब वी के लिए आपने यानी वेलोसिटी के लिए आपने यूनिट निकाल रखी है मीटर पर सेकेंड, और आप जानते हैं कि टाइम इंटरवल चाहे जितना भी हो उसको मीज़र करेंगे तो मीज़रमेंट किस में होगा, सेकेंड में ही होगा, है ना। वो तो उसकी यूनिट तो चेंज हो नहीं जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड में सेकेंड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चाहे आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, या फिर इसमें भी आप वही काम कर लीजिए कि मीटर सेकेंड की पावर -2 कर लीजिए, सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लेते जाइए, ठीक है। अब इसके बाद फोर्स को देखते हैं। तो फोर्स के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर मास के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है वो किलोग्राम है। एक्सेलरेशन का अभी अभी आपने डिराइव किया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किग्रा मीटर सेकेंड की पावर -2, और इसी को हम एक शब्द में ढाल देते हैं और कहते हैं न्यूटन। तो न्यूटन का असल मतलब आपको मालूम होना चाहिए। न्यूटन हम लोग बड़ा खुश होकर कह देते हैं कि फोर्स की यूनिट है, लेकिन असल में इसको अगर एमकेएस या सीजीएस में, माफ कीजिएगा, एमकेएस या एसआई में कन्वर्ट करने के लिए कह दिया जाए तो उस कंडीशन में आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और कहीं कहीं डायमेंशन अगर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, हालांकि ऐसे क्वेश्चन अब कम हो गए हैं, नहीं के बराबर आते हैं, लेकिन मान लीजिए बाई चांस आ जाता है तो डायमेंशन तो आप उसी हालात में निकाल सकते हैं ना जब आपको उनकी एसआई वैल्यू या जो एमकेएस फॉर्मेट है वो पता रहे। तो यहाँ किग्रा मीटर सेकेंड में उसका रहना ज़रूरी है। तो न्यूटन का जो असल मतलब है वो मालूम होना चाहिए। इसके बाद वर्क या एनर्जी, यहाँ वर्क अपॉन एनर्जी मत समझ लीजिएगा, वर्क और एनर्जी दोनों के लिए एक साथ काम चलाया गया है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका एक कॉमन फार्मूला, ठीक है। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, जिधर आप फोर्स अप्लाई करेंगे उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सीधी बात है। तो अब यहाँ देखते हैं इसके लिए क्या निकाल सकते हैं। अभी अभी हमने फोर्स के लिए कैलकुलेट किया है न्यूटन, आप चाहें तो ये वाला रखकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन काम बढ़ जाएगा। तो काम बढ़ाना नहीं है, काम समेटना है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। तो फोर्स के लिए यूनिट आपने इस्तेमाल की न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की है आपकी मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका हो गया। और न्यूटन मीटर को ही हम लोग एक शब्द में अगर कहें तो हो जाता है जूल। ये सब साइंटिस्ट जो है उन्हीं के नाम हैं, उन्हीं के सम्मान में ये सब मात्रकों के नाम रख दिए गए। तो जूल हम किसको कहते हैं, असल में न्यूटन मीटर को कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है पावर का, और पावर के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क डन, अब जो वर्क है वो डन हो चुका है, यानी कार्य जो है वो किया जा चुका है, लेकिन उसके लिए यूनिट थोड़ी ही चेंज हो जाएगी, यूनिट तो वही रहेगी, जूल ही रहेगी, उसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं। और टाइम टेकन, अब समय लिया गया है या दिया गया है उससे नहीं लेना देना है, समय की जो असल यूनिट है वो आपको मालूम होनी चाहिए, सेकेंड है। तो सीधा सीधा आप यूनिट रख दीजिए, जूल अपॉन सेकेंड, जूल पर सेकेंड या जूल सेकेंड इनवर्स इसको कहते हैं, ये है पावर। इसके बाद है प्रेशर। प्रेशर के लिए फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स के लिए होता है न्यूटन, और एरिया का आपने एकदम शुरुआत में निकाला था मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम कहते हैं पास्कल। पास्कल भी एक साइंटिस्ट का नाम था। इसके बाद है हीट। तो हीट क्या है, यहाँ पूरा ब्लैंक दिया हुआ है, वजह क्या है, हीट एक प्रकार की एनर्जी है, और वर्क और एनर्जी का आप ऊपर ही कैलकुलेशन करके उसे निपटा चुके हैं। तो इसके लिए वही सेम यूनिट काम करेगी, जूल। जितनी भी एनर्जी के रूप होंगे उनमें जूल ही काम करेगा। और उसके बाद नंबर आता है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का आप ओम का नियम यहाँ लगा दीजिए। अब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाइड अपॉन करंट जनरेटेड, तो वोल्टेज जितना अप्लाई किया गया है उसको आप ऊपर रख रहे हैं, और जितनी करंट जनरेट हो रही है उसको नीचे रख रहे हैं, दोनों का आपस में रेशियो निकाल दे रहे हैं। तो इसके लिए जो कॉमन हम लोग यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो होती है ओम, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये कैपिटल है, और इसका स्मॉल जो रूप है ओमेगा को हम लोग स्मॉल लेटर में कैसे लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए अब इसके बाद इम्पल्स को देख लेते हैं। तो इम्पल्स आपका कुछ यहाँ पे है, फोर्स अप्लाइड इनटू टाइम इंटरवल। फोर्स अप्लाइड यानी जितना भी फोर्स अप्लाई किया गया है उसमें टाइम इंटरवल का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जो प्राप्त होगा वही आपका इम्पल्स हो जाएगा। तो फोर्स के लिए अब कितना भी अप्लाई किया गया है यूनिट तो चेंज होगी नहीं, वो तो न्यूटन ही रहेगी। और टाइम इंटरवल यहाँ मीटर नहीं होगा भाई, यहाँ सेकेंड होगा, तो न्यूटन सेकेंड इसके लिए यूनिट हो जाएगी। इसके बाद नंबर आता है मोमेंटम का। यहाँ मास इंटू वेलोसिटी है, मास के लिए किलोग्राम पीछे की तरह से, और वेलोसिटी का आपने एकदम शुरुआती दौर में निकाला है मीटर पर सेकेंड, तो सीधा हो जाएगा किग्रा मीटर पर सेकेंड मोमेंटम के लिए। और स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, तो स्पीड के लिए वही होगा जो वेलोसिटी के लिए है। यहाँ स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़े ही है, यहाँ तो हमें सीधे सीधे यूनिट निकालनी है। तो फार्मूला वही काम कर रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए यूनिट तो सेम है, तो इसीलिए स्पीड की वही यूनिट होगी जो कि वेलोसिटी की। तो यहाँ तक हमने अपना काम किया है। अब इसके बाद जो आगे वाला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे मैकेनिक्स को, मोशन देखेंगे, और मोशन कितनी वैरायटी का होता है, उससे संबंधित कौन कौन से न्यूटन के नियम हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।